संजीव मिश्रा जी बैठे हैं। धन्यवाद। संजीव मिश्रा जी बराबर कहते हैं कि हम 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अमिताभ जी, मैं चाहता हूं कि आप अपनी टीम से कहिए कि इस बात को पूरा रिकॉर्ड करें कि 2022 आ गया है, किसान की आय कैसे दोगुनी होगी। क्या 1867 वाला धान जो है हमारा 3700 रुपए कुंटल बिकेगा? अगर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की बात जिसकी सरकार करती है, अगर उसको लागू कर दिया जाए अमिताभ जी, तो आज भी हमारा 2000 रुपए कुंटल बिकने वाला गेहूं 3000 में बिकेगा। आप ये बताइए, जो कर्ज माफी की बात हो रही है, तो सबसे पहले इस पर विचार होना चाहिए ना कि कर्ज में किसान गया क्यों। किसान जो पैदा कर रहा है वो कर्ज में है, लेकिन जो किसान का प्रोडक्ट बेचता है वो फायदे में है। और इस देश की जीडीपी को जो है किसान ने ही जिंदा रखा, उसको प्लस में रखा। ठीक बात है। लेकिन जिसकी वजह से प्लस में है वो माइनस में क्यों जा रहा है? जी क्यों हमारे देश का किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है? अमिताभ जी, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जी मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि सरकार इस चीज को देख ले। दिल्ली में जो वादे किए गए थे, जिस पर हम लोग सभी लोग इतने बैठ के चर्चा कर रहे थे कि भाई इतना ठंड है, आंदोलन खत्म कर दो, खत्म कर दो। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 3 काले कानून वापस लेने पर आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन आज तक उस पर कोई बैठक बात नहीं हुई। हम तो सीधा से कहते हैं कि भाई किसान की जो फसल है उसका एमएसपी पर जी पूरी 100% खरीदारी कर लो। सिर्फ इतना कर ले सरकार कि हमारी फसल को एमएसपी पर 100% खरीदारी करने का अधिकार हमको दे दे कि हम बेच दें, और जो ना खरीदे उसको जेल भेज दे। और हमारा भुगतान, जैसे आज की डेट में जीएसटी का आपने नाम लिया, तो जीएसटी में अगर आप किसी से कोई सामान लेने जाओ तो जब तक पैसा उसके खाते में नहीं आएगा तब तक वो नहीं देगा। तो हम भी अगर मंडी में अपना गेहूं दे दें, किसी व्यापारी को गेहूं दे दें, तो डिजिटल इंडिया के तहत, जिसका जो प्रधानमंत्री जी का बड़ा सपना है, उसके तहत हमको भी 24 घंटे में हमारा पैसा मिल जाए, हम भी अपने दादी की ठीक दवा करा ले ठीक है और बच्चों की ठीक है। फीस आलोक जमा कर जी एक दें। मोटी बात और समझ में आई। अमिताभ जी, एक हाँ बात हाँ एक बात जी एक जी बात अमिताभ, जी देखो, मैं फिर बता रहा हूं कि ये चुनावी, ये जो खोखले दावे किए जाते हैं बजट में, इसको करने, बजट बहुत आता है, लेकिन बजट में कभी ये भी तो पेश करना चाहिए ना कि हमने इस साल का बजट कृषि सेक्टर में इतना दिया, इतना खर्च हुआ, इस मद में इतना खर्च हुआ, इतना पैसा लौट गया, ठीक उसका भी हिसाब होना ठीक चाहिए। ठीक ठीक आलोक जी। शिवम श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं, महासचिव युवा बेरोजगार मंच। हमने आज 2 ही विषय रखे जिनको मैं कल बजट में ढूंढूंगा, और देश की 70-75% आबादी का भी ताल्लुक उतने से है, बाकी तो फिर अच्छा ही है। इसलिए मैंने शिवम को भी बुलाया, फिर राजनीतिक लोगों के पास आऊं। पहले देश ये समझ ले कि ये 2 वर्ग सेक्टर क्या चाहते हैं। भाई शिवम, कल आप लोग बजट में क्या ढूंढोगे, क्या चाहते हो केंद्र सरकार क्या करे ताकि इस देश में ये संकट समाप्त हो बेरोजगारी का? सर, मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार जो बजट सर कल देने जा रही है उसमें रोजगार का मुद्दा सर सबसे ऊपर होना चाहिए। सर, सरकार को ये करना चाहिए कि हर वर्ष वो कुछ ऐसा बजट पास करे कि हर विभाग में बड़ी भर्तियां दे सके, ताकि हर विभाग में के लिए एक अलग अलग बजट जा सके, ताकि हम सबको रोजगार मिल सके। सर हम लोग 21 जून से लगातार संघर्ष कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। हम जब बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो वो हमसे ये बोलते हैं कि सरकार ने कोई बजट ही नहीं दिया है, कोई बजट नहीं पास किया है, कुछ नहीं पास किया है। और सर ये सरकार बस हमें बेवकूफ बनाया करती है। सर हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा करे कि हर वर्ष हर विभाग के लिए सर एक बजट सर पास करे, ताकि सर हम लोगों के लिए ऐसी कोई समस्या ना उत्पन्न हो कि हम लोग सर दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। सर लाखों बजट तो होता है, हर विभाग का बजट होता है और पास भी होता है, वो तो होता ही होता है शिवम बाबू। जी, अब उससे लेकिन सर हम होती है कि नहीं होती वो अलग का विषय, लेकिन बजट तो होता ही है, बजट तो आता ही है, जाता ही है। अब सर पता नहीं कौन सा बजट ये लोग पास करते हैं, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि सर जब हम लोग सर प्रदर्शन करते हैं, रोजगार के लिए मांग करते हैं, तो सर अधिकारी यही बोलते हैं कि सरकार ने कोई बजट ही नहीं पास किया है। सर हम चाहते हैं कि सर बजट ठीक है शिवम, अगर अधिकारी ऐसा झूठ बोलते हैं, अगर बजट नहीं पास किया तो अधिकारी वहां बैठकर जो चाय बिस्कुट खा रहा है ऑफिस में, वो कहां से आ रहा है? तनख्वाह कहां से जा रही है अधिकारी की? गाड़ी का हम डीजल कहां से पड़ रहा? बजट से पड़ रहा है ना। फीस सर हम लोग झूठ बोलते हैं, मक्कार है सर, जैसे गलत बयानी करते हैं। हर सत्र में सर हम लोग का
एडमिशन होता है सर, हर सत्र में हम लोग सर एडमिशन लेते हैं किसी भी कोर्स में, तो सरकार के पास भी उस फीस का कुछ हिस्सा जाता है। सरकार को करना ये चाहिए कि कम से कम जिस भी कोर्स के लिए बच्चा एडमिशन ले रहा है उसका बजट सर अलग से पास करे, उसके हिसाब से भर्तियों के लिए बारे में सोचे, ताकि जो लड़का जो भी एडमिशन लेके अपना कोर्स कर रहा है उसको निकलने के बाद उसको रोजगार के कुछ रास्ते मिल सके। संविदा तो अपने में कोड है, लेकिन हम मुश्किल ये जब से हम लोगों ने आंख खोली तब से संविदा सुन रहे, यानी कि हर दल की सरकार आ गई, संविदा से ऐसी मोहब्बत हुई कि संविदा के अलावा कहीं सोचे ही नहीं। संविदा का मतलब जघन्य किस्म का शोषण, लिख लो मेरी बात, उसमें सब दोषी हो, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सब, ये संविदा का खेल है भैया। देखिए क्या होता है, एक सेकंड संजय बाबू ले लो, एक सेकंड रुक जाओ। एजेंसी के थ्रू आप वर्कफोर्स लेंगे, ठीक, 15% 20% कमीशन खाएगा एजेंसी वाला, उसमें से मिठाई भी देता है, जो उसको ऑर्डर देता है उसको मिठाई भी जाती है, वो अलग विषय है, लेकिन उतनी उधर कट गई। 11 महीने की इनका वो करेंगे, ठीक, और ये 15,000 पर साइन करेंगे तो 10,000 इनको मिलेंगे। क्या ये बात सबको नहीं पता? ये कोई गुप्त बात बता रहा हूं क्या भैया? और ये आज नहीं, ये अनवरत सिलसिला चल रहा पूरे देश भर में, अति हो गई। और बिजली का एक उदाहरण देता हूं, मैं तो एक ही चावल निकाल के रख दूंगा सामने, उस पर भी चिंतन करो। बिजली विभाग में जो परमानेंट है वो लाइन पर नहीं जाता, वो खंबे पे नहीं चढ़ता, ठीक। खंबे पे कौन चढ़ता है? गुड्डू पप्पू बबलू जो संविदा पर है, ठेकेदार के आदमी है। जब वो खंबे से नीचे गिर पड़ते हैं काल का ग्रास बन के, तो उनके प्रति किसी की जिम्मेदारी नहीं होती ना। स्वाभाविक बात है, नौजवान और किसान ये पार्टी में नहीं बट सकते, ये क्षेत्र में नहीं बट सकते, ये हर घर का हिस्सा है। कोई घर ऐसा जिसमें नौजवान ना हो, कोई घर ऐसा जिसमें किसान ना हो। एक पीढ़ी नहीं होगी, पिछली पीढ़ी होगी। सबका उद्भव वहीं से है, सबकी नार वहीं गड़ी खेत में। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कल 2 चीजों पर ध्यान रहे, खेत और रोजगार। और फिर मैं तो पुराने मुझे चीजें अच्छी लगती हैं। फिर एक बात कहूं, मेरे ख्याल से बहुत पहले नारा लगता था, अब तो नारे भी बड़े विचित्र हाईटेक हो गए। हमारी आज की पूरी बहस उस नारे में ही है कपीश बाबू। नारा लगता था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। यानी खेती अच्छी कर दो और हर हाथ को काम मिल जाए, फिर भारत माता को कौन रोक सकता है? सिर्फ इतना ही कर दीजिए, सब कुछ सुधर जाएगा। आपको ये बजट खेती किसानी गांव देहात की दृष्टि से कैसा लगा? और खास तौर पर तब जब अभी कुछ समय पहले ही एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन स्थगित हुआ है। हमको आशा थी कि बजट आएगा, हो सकता है बजट में ये एमएसपी को कानूनी जामा पहनाए, शहीदों के लिए कुछ घोषणा करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एमएसपी कानून एक ऐसा कानून है कि जिससे जो हमारा किसान आत्महत्याएं कर रहा है उसकी जान बचाई जा सकती थी। आप जानते हैं एनसीईआरटी का आंकड़ा है 19-20 का कि 18% किसानों ने अधिक आत्महत्याएं की। और दूसरा इन्होंने कहा था, आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये किसान की आय बढ़ाने का बजट है, दुगनी करने का बजट। लेकिन बजट आप दुगनी कैसे करेंगे? कोई पूरी बीजेपी को चैलेंज करते कोई बताने को तैयार नहीं है कि वो कौन सा फार्मूला है कि जिससे आप किसान की आय दुगनी करेंगे। हाँ, किसान की आय घट जरूर गई है 35 से 40%। ठीक है, अच्छा एक सवाल आप फिर आएंगे, दोबारा मैं लंबी टिप्पणी लूंगा। बस एक छोटा सा, इसमें कहीं भी गन्ना किसान को लेकर, हाँ, गन्ना किसान को लेकर कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है और जिससे उसकी दुर्दशा होती है। पिछले वर्ष का अभी तक बकाया है। अरे रुको भाई, रुको, दोबारा में आएंगे तब फिर बाकी बातें करेंगे। एक प्रश्न का उत्तर बताइए, इधर समझाए हमको। बजट में कहा है कि एमएसपी का पैसा सीधे खाते में जाएगा, इसका क्या असर है इस बात का? देखो, पहले से जा रहा है एमएसपी का पैसा, कोई नई बात तो इन्होंने बताई नहीं। अभी भी जो खरीद होती है
वो सीधा खाते में जाता है। अच्छा, लेकिन ये कहते हैं हम इतने % खरीद कर रहे, किसान कह रहा है, हम कह रहे हैं कि हमारी फसल भैया मैं खरीदी नहीं ठीक जा है, रही। मतलब मामला पुराना है, पहले भी जा रहा था, जो सरकार खरीदती थी वो पैसा नगद ना देके खाते में ही जा रहा है। ठीक बात है, मेरे ख्याल से गन्ने में भी अब खाते में ही जा रहा है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। पिछले 4-5 सालों से जा रहा है। तो सब कुछ खाते में ही है, अब कहाँ कुछ हाथ में, कौन और ठीक भी है हाथ में जाए लूट ले कोई तमंचा लगा के, और मुश्किल। भगत सिंह जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? सबसे पहले अमिताभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ इन्वाइट किया हमें जी। और इसके दो पहलू हैं जो आपने जो क्वेश्चन किया कि भाई आज का बजट किसान किस तरीके से देखता है जी। देखिए, सबसे पहले कितने ऐसे बिंदु हैं जिस पे हमें विचार करना है और सरकार को भी सोचना चाहिए। प्रशांत पटेल हमारे साथ आ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रशांत जी का बहुत स्वागत है कि हमें किस तरीके से ये बजट को देखना है जी। एक बात हुई कि भाई हम इसको डिजिटल बनाएंगे। हाँ। डिजिटल का हम पूरे तरीके से प्रारूप रखेंगे जी। लेकिन डिजिटल जब तक किसान और जब तक सरकार, किसान तो धरातल पर है लेकिन सरकार को तो धरातल पर पहुंचना चाहिए, उनको भी वो भी देखें। आज का बजट मैं दो ही मुद्दों पर केंद्रित रहूंगा, बाकी विषय मेरी समझ में भी नहीं आते इसलिए उन पर रहूंगा भी नहीं, और 80% भारत भी इन्हीं दो मुद्दों तक केंद्रित है। किसान, खेत, गांव और रोजगार, इन दो फ्रंट पर आप कैसे देखते हैं? जी। देश की आम जनता के लिए था अथवा सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री जी के कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए था? अगर उसका विश्लेषण कोई आर्थिक रूप से बैठा व्यक्ति करेगा तो निश्चित तौर पर स्पष्ट बता देगा कि ये कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए एक बड़ा सेगमेंट इस बजट का उनके फायदे के लिए उसमें रखा गया है। आपने कहा किसानों पे बजट होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और मैं भी सहमत हूं क्योंकि एक बड़ा आंदोलन हम लोगों ने विगत 14-15 महीनों में देखा और उसका जो परिणाम रहे वो भी सभी को पता है। किसान लीडरान भी हमारे साथ बैठे। क्या किसान की आय दोगुनी 1 जनवरी 2022 को कहने वाली सरकार स्पष्ट कर रही है कि 1 फरवरी 2022 को किसानों की आय दोगुनी हो गई? और अगर हो गई तो मैं कहता हूं क्या उनका भाव उनके हिसाब से अगर मिलने लगा तो वित्त मंत्री महोदय तो ड्रोन की बात कर रहे हैं किसानों के लिए। ये ड्रोन की बात उनके द्रोणाचार्य जो बॉस हैं उनकी थिंक थॉट से आया हुआ है कि द्रोणाचार्य साहब ने कह दिया ड्रोन की बात, तो किसानों के लिए वो ड्रोन से क्या करने जा रहे हैं, ये भी बात कहनी पड़ेगी। आप सब लोग जमीन के लोग हैं लेकिन फिर भी हम लोगों के पास भी अनुभव है इसलिए कुछ कह दें। ये चैनल बनाएंगे, फलाना बनाएंगे, इससे कुछ होता जाता है क्या? अगर आपने गरीब को, बच्चे के परिवार को देखा है, पता नहीं आप लोग कैसे बाबुओं की बात मान लेते हैं। इनको सबको उल्टा टांग देना चाहिए। बार बार गलती करते हैं, जहां टोपी उछलती उन्हीं भरोसा करते हो। मुझे एक बात बताओ, ये हमने मिड डे मील योजना क्यों भारत ने स्वीकार की थी पता है? मनोज आप भी सुनो भैया, प्रशांत आप भी सुनो। सिर्फ इसलिए कि गरीब बच्चे को स्कूल ही नहीं भेजता, वो कहता यहां रहेगा तो चवन्नी कुछ पैदा करेगा, कुछ काम कर लेगा, तो शाम को रोटी की बंदोबस्त हो जाएगा। जिस देश में हमको खाना सामने रखना पड़ा तब बच्चा स्कूल आया, उससे हम करें जी चैनल से पढ़ लो जी, मोबाइल से पढ़ लो, इंटरनेट से पढ़ लो, हाय कौन हॉट स्पॉट से पढ़ लो, कौन का क्या क्या बवाल है बोले व्हाट्सएप से पढ़ लो, है रियल टाइम फेस टाइम कौन कौन आ गए उनसे पढ़ लो। कैसी बातें कर रहे हो महाराज? और ये कौन लोग हैं जो ऐसा लिख पढ़ के बजट में और कागजों में सरकार की फजीयत कराते हैं? कभी पूछते नहीं आप लोग बुला के इन लोगों को, बाबू को? हमने वो दृश्य देखे, जिन्होंने नहीं देखे वो अपनी जाने, मैंने तो देखे। पंचर जोड़ने की जो दुकान है, बाप कहता चल बेटा पढ़ के कौन तुझे कलेक्टर बनना, वहां बैठ, है डायरी खोलेगा कम से कम। उनको हम इसलिए खाना दिए कि खाने के लालच में बच्चा स्कूल आया। यह है भारत आज। और आज मिड डे मील बंद कर दो, बैठे दिनेश जी, आज बच्चा फिर भाग जाएगा क्योंकि हम उसके माता पिता को इतना समर्थन नहीं कर पाए अभी तक। ये अधिकारियों ने घोर माठा कर दिया सब। एक विषय तो ये कि इस बजट को देखकर ऐसा लगता है कि शायद
सरकार ये मानकर चल रही कि 3 वर्ष की कोविड की इस विभीषिका में जो मध्यम वर्ग है देश का, या जो आयकर देने वाला वर्ग है, वो मौज में रहा, उस पर कोई असर नहीं पड़ा, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। ऐसा नहीं है। उस वर्ग के भी कंधे पर हाथ रखा जाना चाहिए था। क्यों नहीं रखा, वो निर्मला सीतारमण जाने, उसमें मैं बहस में नहीं पढ़ सकता, मैं उतना ज्ञानी आदमी नहीं, लेकिन हाँ रखा जाना चाहिए था। नौकरी छूट गई, नौकरी कम हो गई, तनख्वाह जिसको 70,000 मिलते थे वो 30 पे आ गया, 30 वाला 10 पे आ गया, और 10 वाले को निकाल बाहर कर दिया। कोई मोहल्ला टोला ऐसा नहीं बचा जिसमें 10-20-50 ऐसे केस नहीं हो मध्यम वर्ग के। उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और सबसे कष्ट की बात यह कि वो वर्ग 10 किलो राशन की पंक्ति में भी नहीं लग सकता। सबसे बड़ी कष्ट तो यह है। मैं एक ही पंक्ति कहूंगा, मसला भाजपा सपा कांग्रेस का नहीं। इतनी सरकारें हम लोगों ने देखी, कागज तैयार करने वाले वही लोग हैं। दिनेश जी एक संस्था चलाते हैं, शिक्षकों के महासंघ, इन्होंने जाने कितने सेक्रेटरी देखे होंगे। मंत्री नहीं, फैसले सेक्रेटरी ही करते हैं। मंत्री फोटो खिंचाते हैं, फीता काटते हैं, और वही सेक्रेटरी फंसवा देते हैं। जैसा ये है, ऑनलाइन कक्षाएं उत्तर प्रदेश में जारी रहेंगी और बच्चों को जूता मोजा भी सरकार देगी और माता पिता को 10 किलो राशन भी देगी जीवित रहने के लिए। राजनेताओं ने भी कुंजी वाला चुनाव शुरू कर दिया। बोले ये 6 घंटे रोज पढ़ने वाला बेवकूफी काम है। 4.25 साल मौज लो, 3 महीने में 4 महीने में कुंजी छापो और हुमायूं बाबर और कहां से चोल वंश से लेके और खिलजी तक चले जाओ और वहां से लेके यहां तक लपेट ले आओ, नाहिद तक, क्या चुनाव निकल जाएगा सट से। बेवकूफ हो, ये दुनिया की बातें करो कि जी कितने %, ये डेटा लाओ, वो डेटा लाओ, युवाओं के भविष्य का क्या होगा, गरीब की थाली का क्या होगा, फसल कैसे, खेती में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, खेती की स्थिति खराब है। ऐसे विषयों पर कोई हमारे जैसा मूर्ख आदमी उलझता है। राजनेता तो उतने समझदार हो गए, वो तो नहीं उलझते इन विषयों में। सृष्टि कश्यप। अमिताभ जी, ये आपने भी पॉइंट्स अभी बताए हैं जी। इसमें यहाँ पे समाजवादी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ बीजेपी के हैं और आरएलडी के भी हैं। आप कांग्रेस के ऊपर आप ये तोहमत नहीं लगा सकते कि हम भी इसी तरीके की राजनीति करते हैं, क्योंकि हमने इस पूरे चुनाव में अभी तक जो भी राजनीति की है, जो भी हमने बातें आपके समक्ष रखी हैं, जनता के समक्ष रखी हैं, वो जनहित से जुड़ी हुई बातें हैं, वो युवाओं की हैं, किसानों की हैं। हमने इस तरीके का कोई स्कैंडलाइज करने वाला बयान नहीं दिया जिसपे हम बैठ के यहाँ चर्चा करें। हमने ऐसे स्कीम्स लाई जिसपे हमने चर्चा की, मजबूतीकरण की, हमने 40% महिलाओं की भागीदारी की बात की, हमने युवाओं के रोजगार की बात की है। तो वहां पे अगर हम इस तरीके से पैनल 4 में से अगर 3 एक तरीके का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, वहां पे इकलौती अगर कोई पार्टी खड़ी है जो एक अलग रास्ते पे चल रही है, जनता की बात कर रही है, वो कांग्रेस है। सृष्टि कश्यप, एक बात कहूं आपसे, मुझे आपकी पार्टी के लिए एक बड़ी सटीक उपमा ध्यान में आ गई। आप मसाला फिल्मों के दौर में आर्ट फिल्म बना के बेचना चाहते हैं, गजब करते। मूवी मसाला का दौर है, आइटम सॉन्ग का दौर है, आप इसमें आर्ट फिल्म बना रहे हैं। अमिताभ जी, हमने क्या करेंगे? मैं आपके प्रति कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रख सकता हूं, उसके प्रति, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। कांग्रेस मैंडेट की लड़ाई में नहीं आएगी, क्योंकि जब दौर ही ऐसा है तो अमिताभ जी ये तो सवाल फिल्म में तो भैया वही मसाला ही बिकेगी। सेट किसने किया? आज उत्तर प्रदेश की जनता को मसाला चाहिए, 45 इयर्स अनएम्प्लॉयमेंट हाई चाहिए, ये मसाला होने चाहिए, या ये जो गर्मी की बात हो रही है, कोविड काल में जब भैंसाकुंड घाट पे लाशें जल रही थी, तो योगी जी को वो गर्मी याद नहीं है, शिमला नहीं याद आया उन्हें तब? तो ये आज जनता देख रही है, उन्हें मसाला से पन भर चुका है उनका। जनता भी सोचती होगी कि हमारे राजनेता सच में कितना जनहित का ख्याल रखते हैं। 24 घंटे जनहित पर ही बोल रहे हैं सब लोग। ओपी सिंह जी,
अमिताभ जी, राजनीति में एक दूसरे के ऊपर तंज कसना तो आम बात, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अमर्यादित भाषाओं को बोलने के लिए यह देश, यह संविधान, ये किसी को भी इजाजत नहीं देती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो या अन्य दल का हो। और जो भी अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करता है, मैं उसकी निंदा करता हूं। लेकिन देखिए, जो सवाल आपने उठाया बड़ा महत्वपूर्ण उठाया, और जिन्नावाद की शुरुआत किसने की ये भी आपको पता है, और जिन्ना की तुलना देशभक्त सरदार पटेल से किसने की ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, योगी जी ने कहा कि राणा मुजफ्फरनगर और शामली मेरठ के दंगे को कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि जिसकी सरकार थी और जिस प्रकार से दंगे हुए, जिस प्रकार से उत्पात हुआ, जिस प्रकार से पलायन हुआ, वहां के लोग नहीं भूले हुए। योगी जी के कहने का संकेत ये था कि जो ये राजनीतिक गर्मी है, जो राजनीतिक हलचल है, जो तेजी है, वो 10 मार्च के बाद जब चुनाव परिणाम आएगा तो शांत हो जाएगा। ठीक। दूसरा एक और भी उनका संकेत था जो मैं कह देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने दंगा किया, रोज तीसरे दिन दंगा करते थे, 5 साल में दंगा करने की हिम्मत ठीक है, ओबीसी का दोबारा दूसरे राउंड में आएंगे विस्तार से एक बार सबको बहस में उतार ले, फिर दूसरे राउंड में थोड़ा तीर कमान बढ़िया चलेंगे। फखरुल हसन, अच्छा उससे पहले एक टिप्पणी करूं मैं, अब वो तो रहे नहीं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, दादा कोंड के रहे नहीं है, वो रहते तो वो जरूर आज राजनीतिक दलों के सबसे बड़े स्क्रिप्ट राइटर होते। सब लोग उन्हीं के पास जाते, कहते भैया हमारी कॉपी लिखो, हमारे लिए लिखो आप डायलॉग। खैर फखरुल हसन साहब, आपको भी ऐसे गुड़ बात के बोल रहे हैं, आपके लोग भी करे फसल पकानी है तो गर्मी तो रखनी पड़ेगी, गर्मी नहीं तो जिंदा कैसे आदमी, क्या आहा, तो कोई तीसरा कह रहा अरे ऐसा बटन दबाओ चर्बी उतार दो चर्बी। फखरुल हसन, ये दंगल हो रहा है बकेवर में है, देखिए या ये चुनाव हो रहा है, ये बैलेट से चुनाव होगा भैया, ईवीएम से कि लट्ठे चलेगा है, या गर्मी दिखाओ, गर्मी शांत कराओ प्रतियोगिता होगी। आप लोग तो चलो अभी उस पे शुरुआत कर रहे हो राजनीति की। वाजपेयी जी की सरकार थी, नहीं नरसिंह राव की सरकार थी, नरसिंह राव की सरकार थी, डंकल और गेट प्रपोजल आए, मेरे जैसे लोगों को भी ज्यादा समझ नहीं आता था, पत्रकार थे, लेकिन नेताओं सांसदों को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था, 2-4 को छोड़ के। क्या तो गुरुमूर्ति को बुलाया गया, भैया 1-1 घंटे की 3 क्लास ले लो, इनको ABCD तो समझा दो। 7-6 बार के सांसद, 8 बार सांसद उनसे पूछे डंकल, वो कहे अंकल तो सुनाते, डंकल क्या है। बजट तो नेताओं को नहीं पता होता है, वो पूछ लेते हैं हम जैसे लोगों से या अधिकारियों से, अगर सत्तारूढ़ है तो अधिकारी, विपक्ष है तो पत्रकारों से, कि भैया हमको आप इसके 1-2 पैरा बता दो जो हमारे लिए मुफीद हो, वो हम बोल दें। उनको समझ आ रहा राजस्व घाटा और फलाना और ठिकाना, उन बातों में मत पड़िए। और कला फिल्म बनाने से भी राजनीति नहीं होगी, ये भी जान लीजिए। 3 बातें मैंने सुनी, 3 दलों का बड़ा उग्र तेवर देखा। ये राजनीति का वो दौर है जिसमें सीना जोरी बहुत है चरम पर। हम लोग किन किन की पैरवी में खड़े होते हैं, और हम लोग बारिश बनते हैं, दीनदयाल उपाध्याय, चरण सिंह, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश, गांधी। क्या हम लोग इनके बारिश होने के हकदार हैं? नहीं। हम किन किन की पैरवी कर रहे हैं, उनके नाम जरा देख लीजिए एक बार अपने अपने मन में विचार करके, और कैसी कैसी पैरवी कर रहे हैं। किसी के भी गले में पटका डाल देते, बोले ये भी समाज सेवी। समाज उनको देखकर भयग्रस्त हो जाता है। राजनेता उनको मंच पर लाकर पैराशूट एंट्री करा देते हैं, संसद में भेज देते हैं, विधानसभा में भेज देते हैं, मंत्री बना देते हैं। अपराधी मंत्री भी तो हुए। तस्लीमुद्दीन साहब गृह राज्य मंत्री थे भारत सरकार के। उनका आचरण तो सबको पता है,
और राज्यों में तो अपराधी जन कितने मंत्री हुए, कब कब हुए, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, सबको पता है। जिनके खिलाफ सब तरह के मुकदमे दर्ज थे, सब तरह के छिनैती के, रेप के, बलात्कार के, साक्षात्कार के, डकैती के, दंगे के, सब तरह के मुकदमे दर्ज, वो लोग मंत्री की शपथ लिए। और फिर भी हम गंडा बांधते हैं जयप्रकाश के नाम का, लोहिया के नाम का, दीनदयाल जी के नाम का, गांधी जी के नाम का। ये ठीक नहीं। ये देश तो हमारा ही है मित्र। थोड़ा बहुत चुनाव में चलती है चकल्लस, में मान सकता हूं, लेकिन चुनाव को चकल्लस में ही तब्दील कर दे, ये ठीक नहीं। बुनियादी मसलों पर चुनाव रखिए, थोड़ी बहुत हास्य विनोद चलेगा, ठीक है। वाजपेयी जी भाषण देते थे, खराब देते थे। नारायण दत्त तिवारी भाषण देते थे, खराब देते थे। अडवाणी भाषण देते थे, खराब देते थे, नहीं ना। जयप्रकाश जी बोलते थे, खराब बोलते थे। लोहिया बोलते थे, गंदा समझ नहीं थी उनको। क्या वैसे हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते? वैसे भाषण नहीं हो सकते? यही सवाल है। मुसलमान विभाजित है तो दूसरी तस्वीर बनती, विभाजित तो नहीं हुआ। सपा बसपा ओबीसी कांग्रेस में नहीं बटा तो दूसरी बन जाएगी, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी बात मैंने कही, क्या जाट और मुसलमान एक नाव पर बैठ सकते? अगर बैठ सकते तो फिर रैली रैला किसी का कोई लेना देना नहीं रहेगा पश्चिम में। ना रैली का असर पड़ेगा, ना भाषण का, ना नारे का, ना बिल्ला का, ना बैनर का। देखिए इतना क्लियर, शायद इतना क्लियर इलेक्शन का परिदृश्य शेष उत्तर प्रदेश में नहीं है, अवध में, पूर्वांचल में, बाकी जगह नहीं। यहां बहुत टू द पॉइंट है। अशोक जी, ऐसा महसूस हो रहा है भाजपा को? देखिए, आपको बता दें कि हम तो चुनाव की तरह लड़ रहे हैं। हमने तो कहा था सबका साथ सबका विश्वास। हम कोई MYXY वाले नहीं थे। हम तो कह रहे थे कि A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है। हमने उत्तर प्रदेश में 5 सालों में जो काम किया, अगर हमने घर बनवाया तो हिंदू मुस्लिम सिख पठान नहीं देखा। पांडे जी, आप पुराने आदमी हैं। पांडे जी आप एक मिनट, अरे भाई एक मिनट। पांडे जी, आप पुराने आदमी हैं, नए बच्चे ये बोले समझ में आता है। आप भी जानते हो चुनाव इस पे होता है कहीं। हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। वो विष्णु सक्सेना का एक गीत है, हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। ये सबका साथ सबका विकास अच्छा है, लेकिन अब चुनाव तो फिर चुनाव है, आप जानते हो, हमसे बेहतर जानते हैं जी। तो थोड़ी खरी बात हो जाए, असली बात। जी हाँ, ठीक है, ठीक है। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं जी, वो निश्चित तौर पे मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टीकरण की हद तक पार करने को तैयार है। ये दिखाई दे रहा है। कोई जिन्ना की बात करता है, कोई पंजाब को अच्छा कह रहा है। ये जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को अशोक जी एक प्रश्न छोटा सा ले लूं। अशोक भाई, एक छोटा सा प्रश्न आपसे ले लूं, फिर बाकी मेहमानों को भी बहस में लाऊंगा, लेकिन एक प्रश्न लेना जरूरी है। मैं आपकी बात मान लेता हूं कि बाकी दल, सपा बसपा और कांग्रेस, बाकी में यही आते हैं, और ओवैसी को भी जोड़ लो, पश्चिम में 4, ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये सब बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मान लेते हैं एक क्षण के लिए, ठीक भाई। बाकी लोग हम पर एकदम फालिन मत हो जाना, मैं एक सवाल फ्रेम कर रहा हूं। लेकिन उसके काउंटर में आप बाबर, तैमूरलंग, खिलजी इसीलिए ला रहे हैं ना। और ये वहां कोई चाय की दुकान तो खोले नहीं है, बाबर और तैमूरलंग और औरंगजेब, ना इनकी पानबीड़ी की दुकान है। ये भी इसीलिए आ रहे हैं ना। अगर ये जो कर रहे हैं उसी का ये कोविड शील्ड दे रहे, आप वो दूसरी वाली वैक्सीन लगा रहे, लगा दोनों वैक्सीन ही रहे हो ना महाराज। अब जिसकी असर कर जाए, आप मुगलिया वैक्सीन लगा रहे हो, ये जिन्ना जो भी लगा रहे हैं, ये दूसरी वैक्सीन लगा रहे हैं। देखिए, हमने आपको बता दें कि हमने 5 साल काम किया। हम तो इन लोगों का किसी का नाम नहीं ले रहे थे। अखिलेश जी आए, वही लगे जिन्ना करने। अखिलेश जी भी भाई अशोक भाई, मैं दूसरे लोगों, मैं सारे मेहमानों को बहस में ले आऊं, फिर आपके पास लौटूंगा, आपसे बड़ी सार्थक चर्चा होगी। लेकिन एक बात जरूर कहूं, अगर ओवैसी ये कह रहे हैं, ये कह के मैं धर्मेंद्र यादव के पास जाऊंगा, अगर ओवैसी ये कह रहे हैं कि मेरे भाई बहनों, तेरा का दंगा भूलना नहीं, कैराना में क्या हुआ भूलना नहीं, ओवैसी भी यही कह रहे। तो यही बात बीजेपी भी कह रही है, और ओवैसी से ज्यादा एनर्जी लगा कह रही है कि आपको मेरी कसम, तुमको मेरी कसम, दंगा मत भूलना, कह रही है ना। अगर हम लोग बहुत शार्प फोकस होके बहस करें
तो आपका पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश भर का, केवल पश्चिम का नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश भर का, भाजपा और सपा के लिए, उत्तर प्रदेश भर में आपका चुनाव इस बात पर टिकेगा कि पश्चिम से जो बोनी होनी है उसमें अखिलेश यादव मुसलमानों की एकमात्र पसंद है अगर, तो आपकी जय जय। और ट्रेडिशनल बंटवारा है कि भाई ठीक है 100 में 50 आपको मिल गया है, ये 45 आपको मिल गया, लेकिन 20 मायावती जी को भी मिला, 10 ओवैसी को भी मिला, 5 कांग्रेस को भी मिला और छितर बितर हो गया, तो फिर लुटिया डूब जाती है। धर्मेंद्र जी, सीधी सच्ची बात यही है ना अमिताभ जी, आप चूंकि बहुत ही क्वालिटेटिव डिस्कशन करते हैं, इसलिए मैं राकेश पांडे जी की बात का जवाब देना कोई ज्यादा वो नहीं है, हतोत्साहित है, वो दिख रहा है कि हमने सबके लिए किया पर लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं पश्चिमी, अब देखिए हाँ जी भैया बोलो धर्मेंद्र जी। जी आप एक मर्यादित डिबेट करते, आप मर्यादित डिबेट करते हैं, इसलिए मैं मर्यादा मर्यादा वाली बात। जी 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 आप सहारनपुर से शुरू करेंगे क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुका हूँ जी। सहारनपुर की जो 7 सीटें हैं, सहारनपुर की 7 सीटें, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जी, 7 सीटों में एक सीट ऐसी है जो बीएसपी की वजह से फंस रही है, वो भी रामपुर मनिहारन की सीट है। उसके बाद आप शामली में आ जाइए, शामली में एक शामली की सीट फंस रही है, थाना भवन और कैराना नहीं फंस रहा है, समाजवादी पार्टी क्लियर कट जीत रही है, और वो भी उसमें भारतीय जनता पार्टी से भी जाट है और हमारे संयुक्त प्रत्याशी भी जाट हैं। तो वहां की स्थिति थोड़ा शामली की 19-20 हो सकती है, लेकिन 2 सीटें क्लियर कट हम जीत रहे हैं। बागपत में 3 सीटें गठबंधन के प्रत्याशी जीत जाएंगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। इसी तरह से मेरठ की 7 सीटों में एक देखो, मैं सीट वाइज नहीं जाना, धर्मेंद्र भाई मैं सीट वाइज नहीं जाना चाहता क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, उसकी रुचि थाना भवन में नहीं है सबकी। एक मिनट बाबू, एक मिनट, वो ये जानना चाहते हैं क्या पश्चिम में आपको ऐसा लगता है ये ट्रेंड आप सेट कर, मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा, बाकी सब कहानी है, सत्यनारायण कथा है आपके लिए। आपके लिए जीवन मरण का प्रश्न ये है, मुस्लिम आपके पीछे एक मुश्त है तो रोली चावल मंगा के रख लो, और नहीं है तो जेहरी की माघी में जाओ और नहाओ, अमौसी मेला देखो, इतनी सी बात है। इसके आगे पीछे काय को गणित में लगो, दिमाग लगाओ नहीं। अब वो मायावती हरा रही है कि कांग्रेस हरा रहा है कि ओवैसी क्या कर रही, वो अलग विषय है। नहीं, मुलायम सिंह के समय में 2-2, 3-3 बार कैबिनेट मंत्री रहे, मैंने धक्के खाते देखे, हमको ना ज्ञान दो यार, छोड़ो बहस में काय को। आपने कह दिया, हाँ वो भी रिकॉर्ड हो गया कि हमारा नेता हर के लिए दरवाजा खोले, दैट्स ऑल, खत्म करो बात को। अब अशोक पांडे जी कहेंगे पूरे देश के लिए नरेंद्र मोदी जी हर वक्त उपलब्ध हैं, चाहे जो घर चला जाए मिल जाए, तो फिर इनकी बात सुन लूंगा मैं, लेकिन मैं अपनी बात तो कहूंगा कि ऐसा नहीं है, गलत बात है। वहां अच्छे सांसद नहीं मिल पा रहे, ननकू क्या मिली आएगा, राहुल गांधी से कोई भी मिलिया, जीशान यही कहेंगे, लेकिन जीशान खुद मिलना चाहे तो नहीं मिल पाएंगे, ये भी सच है ना, ये भी सच है। अशोक पांडे जी गलत तो नहीं कह रहा भैया कुछ, तो चुनाव में तो कम से कम बड़े नेता मिले ताकि पास से देख ले ननकू भी, नहीं कि हमारे राजा बाबू कैसे लगते हैं सब लोग, नहीं। बाकी तो फिर कहां मिलते हैं, जो बात पार्टी को अच्छी लगे वही ना कैरी करेगी, कोई बोले जो अच्छी नहीं लगे हटा देंगे, हुकुम सिंह बोले जो कोई सिंह बोले ना। अब देखिए गृह मंत्री क्या कह रहे हैं उसको सुनिए, हुकुम सिंह बाबू, हुकुम सिंह क्या कहेंगे उस पर क्या चर्चा कर रहे हो। वो गृह मंत्री जी कह रहे हैं पलायन हुआ, पलायन वालों को पलायन करा दिया, पलायन कराने वालों को वो समझिए, हुकुम सिंह जी क्या कहेंगे वो छोड़ दो रिपोर्ट। भैया धर्मेंद्र यादव जी, चुनाव बहुत पश्चिम में साफ है, पूरब में तब भी उलझा है, पश्चिम में सीट दर सीट नहीं उलझा ना। जो 2 बुनियादी सवाल है उनका उत्तर मिल जाए तो सारी सीटों पर बैठ के टेबुलेशन हो जाए कि कौन कहां खड़ा है। जाट और मुसलमान एक साथ वोट करेंगे कि नहीं, एक, और क्या अखिलेश यादव मुसलमानों की सबसे बड़ी पसंद है, बाकी सब मार्जिनलाइज्ड हो गए इंक्लूडिंग बसपा, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आ जाए, पश्चिम क्लियर। 2 बातें इसमें पूरी बहस में हम लोगों के निकल कर आई हैं। एक, इस बात पर मोटी मोटी सहमति है, राजनीतिक लाइन लेंथ को छोड़ दे तो मोटी मोटी सहमति बनी कि पश्चिम में जनादेश का जो रूप स्वरूप होगा वो इन्हीं 2 बातों पर टिकेगा। बसपा और ओवैसी की पार्टी, खासतौर पर बसपा, जैसे मैंने कहा कि 27-28 सीटें ऐसी हैं
जहां मुसलमान कैंडिडेट तीनों ने उतार दिए। और 17 के चुनाव के बाद मैं समाजवादी पार्टी के एक, अब मैं सीधे नाम तो नहीं लूंगा, जो शिखर है उसका, उसके एक व्यक्ति के साथ बैठा पूरी लिस्ट लेके, और हम लोगों ने देखा 100 ऐसी सीटें थीं लगभग, शायद मुझे सही याद कर रहा हूं तो, जहां मायावती और समाज सपा का मुस्लिम कैंडिडेट टकराया, वो 100 सीटें भाजपा जीती। और ये बात डिस्कस हुई हम लोगों के बीच में, ठीक है ना। इसलिए क्या ऐसा होगा तो परिणाम दूसरा, ऐसा नहीं होगा तो दूसरा। एक दूसरी बात, भाजपा की कोशिश होगी पश्चिम में कि मुजफ्फरनगर सामने रहे, ताकि जाट और मुसलमान एक नाव पर सवारी नहीं करें, एक रिक्शे पर नहीं बैठे। अटल जी कहा करते थे, वाल्मीकि ने रामायण में कहा, पांडे जी को तो याद है होगा, रामायण में अगर राम से कहलवाया महर्षि वाल्मीकि ने कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं लोक निंदा से डरता हूं। अब वैसे नेता नहीं रहे, वो कहते हम तो निंदा में भी मजे लेते हैं, तो जनता ने कहा हम कुर्ता फाड़ देते हैं, आ जाओ, तू डाल डाल मैं पात पात, आओ जी। क्या पहले जब लोग जाते थे नेता के घर, हमने वो दौर देखा है, 70 का देखा, 80 का देखा, कैसे बिल्कुल मतलब लेट जाते थे नेता के चरणों में, अरे माई बाप हुजूर। क्या अब 22-25 साल का लड़का जाता है, पूछता है क्या विधायक, सांसद हैं क्या, मंत्री जी कब मिलेंगे, क्या माई बाप सरकार हुजूर जिले इलाही, दौर बीत गया। इस लोकतंत्र के नए सूर्य का स्वागत कीजिए, इसके प्रकाश के ताप को महसूस कीजिए। राजनीति सुधरेगी तो आपके लिए खाट बिछाएंगे यही नौजवान गांव में, और नहीं सुधरेंगे आप लोग तो खाट खड़ी कर देंगे। क्या लगता है इसके पीछे? भाई जिसने गोली चलाई वो पकड़ गया, बात ठीक है ना, वो तो एक पुलिस का काम है, पुलिस कर रही है, रिपोर्ट लिखेगी, मुकदमा चलेगा, जो होगा। लेकिन बड़े सवाल खड़े होते हैं, हम लोगों ने सियासत को इतना तंग ज़हन बना दिया और पूरे जमात में इस कदर जहर इधर से उधर से सब तरफ से घोल दिया। मैंने जब उनकी पुलिस को सुना, वो लोकल एसपी कह रहा है कि इन लोगों ने कहा, बताया है पूछताछ में कि हमने इसलिए गोली चला दी कि हमें इनके भाषण अच्छे नहीं लगते। तो इसका मतलब तो युवा ऐसी पीढ़ी बन रही है क्या कि जिसका भाषण समझ में नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, वो उस पर गोली दाग देगा। नदवी साहब, बहुत सही और बहुत वाजिब सवाल आपने किया है सर। असल में ये पूरे भारत के लिए और भारतीय संविधान और कानून, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम चीजों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे इनका भाषण अच्छा नहीं लगता, मैं इन पे गोली दाग दिया। तो हमारे सब के लिए, जो युवाओं का ये देश है भारत, इस देश के लिए और इस देश के लिए फिक्रमंद होने वाले लोगों के लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बड़े डर की बात है कि एक ऐसी नई खेप तैयार हो रही है जो किसी के विचारों को पसंद नहीं करेगी तो उनको गोली से उड़ा देने का काम करेगी, उन पर गोली चला देगी। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मैं सिर्फ इसी बात पर यह नहीं कहता हूं, बल्कि इन शूटर्स का आप बैकग्राउंड उठाकर देखिए, इनके फोटोज उठाकर देखिए, इनका संरक्षण करने वाले लोगों के बारे में आप देखिए कि आप एक विशेष विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, एक विशेष विचारधारा के लिए काम करने वाले लोग हैं और एक विशेष पार्टी की तरफ से आप उनका रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोग हैं। आप ऐसे ही गोली थोड़े दाग देंगे। तो इसकी उच्च स्तरीय जांच की हम लोगों की तरफ से मांग हो रही है। जांच के बाद खुलासा होगा कि इसके पीछे साजिश क्या थी। क्या ये एक इत्तेफाकी तौर पे दो नौजवान दिशाहीन होकर गोली चला रहे हैं, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी साजिश है जो कायदे मोहतरम को नुकसान पहुंचाना चाहती थी और बैरिस्टर ओवैसी को उनको शूट करके देश का माहौल खराब करना चाहते थे। तो इसके ऊपर बैरिस्टर साहब ने भी डिमांड करी है कि प्लीज कोड ऑफ कंडक्ट यूपी के अंदर लगा हुआ है, इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ओवैसी साहब की जिम्मेदारी, इस देश के सरकार की जिम्मेदारी कि उनकी हिफाजत करें। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुलेआम नहीं घूम सकता, क्या सड़क पर नहीं चल सकता? कैसे हिम्मत हुई है? कहां गया लॉ एंड ऑर्डर? और क्यों आखिर उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोलता है कि असदुद्दीन ओवैसी एक सांसद, आप छोड़ दीजिए कि वो मुस्लिम है या हिंदू है, आप छोड़ दिए तमाम मुस्लिम का और हिंदू का मसला नहीं ज्यादा। आप इस बात को ले लीजिए कि पार्लियामेंट के अंदर
जनता की नुमाइंदगी करने वाला एक सांसद वो सुरक्षित नहीं है, उस पर गोलियां दाग दी जाती हैं। ठीक कौशल, सवाल- मैं ठीक है नदवी साहब अभी रुकना होगा, मैं कौशल जी के पास चलूंगा। कौशल जी, एक तो सवाल बुनियादी जो मैं शुरुआत में कह रहा था, आपसे दो सवाल जुड़ते हैं, वो दो सवाल मैं आपके पास लाऊंगा, फिर मनीष जी के पास चलूंगा। पहला, जिस बात की ओर मुफ्ती ओसामा नदवी भी इशारा कर रहे हैं, उसको मैंने और स्पष्ट रूप में शुरुआत में कहा था, हम ये छोड़ दें कि जिस पर हमला हुआ उसका नाम ओवैसी है? उनका नाम रामलाल होता, श्यामलाल होता, ओवैसी होता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है अगर, है? उसके काफिले पर भरे चुनाव में हमला हो तो फिर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो उठेगा। उस सवाल से नहीं फिर भागा जा सकता ना। पकड़ लिया अच्छी बात, लेकिन हमला हुआ ये खराब बात, और ये लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करती है। और लॉ एंड ऑर्डर ही आपका यूएसपी है पूरे चुनाव में। अभी तक आपका जितना चुनाव प्रचार है उसमें यूएसपी है आपका लॉ एंड ऑर्डर, कि हमने सारे गुंडे मार भगाए, यही है ना थीम। अब इस थीम पर डेंट लगा एक। और दूसरी बात मैं कहूंगा, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं कि हिंदू मुसलमान बन जाए तो इससे थोड़ा लाभ आपको हो जाए, थोड़ा ओवैसी जी की पार्टी को हो जाए, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं। मसला हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। मैं सवाल दूसरा कर रहा हूं, जो लड़के इसमें पकड़े गए, सोशल मीडिया का जमाना है, उनकी पूरी जन्म पत्री, कर्म पत्री, कुंडली सार्वजनिक है, क्यों जहर भरना चाहते हैं? हम चाहे इधर वाले हों चाहे उधर वाले हों, क्यों जहर भरना चाहते हैं भाई? ऐसी पीढ़ी कौन तैयार कर रहा है जो ये तय करे कि हमको इनकी बात नहीं अच्छी लगी तो हम गोली दागेंगे? कौशल का बड़ा आरोप लगाया है मनीष सिंह ने। उन्होंने कहा कि नौजवानों को उत्प्रेरित करने का काम करती है आपके नेताओं की जो वाणी है, उसके चलते ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है। अमिताभ जी, आप शुरू से इस इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं, आप देखिए जो जहां से हिंदू मुसलमान की बात आती है, सबसे पहला जो स्टेटमेंट आया था वो अखिलेश जी की तरफ से आया था जिन्ना को लेकर के। उसके बाद उनके अपने स्टेज पे नारा लगता है ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला। जब इस तरह के नारे वो देते हैं, ठीक है, एक मिनट बीच में प्लीज मत बोलिए। उसी के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए कांग्रेस हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करती है। और आज सुबह अरे भाई हम करें हिंदू सब में फर्क करें तो गोली थोड़ी नहीं चलेगी। हर आदमी को अधिकार है अपनी बात कहने का। राहुल जी को भी अधिकार है, अखिलेश जी को भी अधिकार है, योगी जी को भी अधिकार है, ओवैसी साहब को भी कानून को अपना काम करना चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। और जिस तरीके से तुरंत त्वरित कार्रवाई हुई और जिस तरीके से जेट सिक्योरिटी दी गई, ये भी एक पॉजिटिव पहलू है। देखिए दोनों पहलू देखने चाहिए। निगेटिव मैं मानता हूं गोली चली, लेकिन जो तुरंत एक्शन हुआ और जो जेट सिक्योरिटी मिली। कौशल जी एक मिनट रुकिए, केवी त्रिपाठी साहब भी जुड़ गए कांग्रेस के। मैं त्रिपाठी जी के पास आऊंगा, उससे पहले एक बात कह दूं, ये देश बड़ा विचित्र है और यहां की सियासत उससे भी ज्यादा विचित्र है, जान लीजिए। और उसमें भी उत्तर प्रदेश, प्रभु का नाम लो। कौशल जी आपके संज्ञान के लिए बताता हूं एक बात, चुनाव के समय सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो ट्रक के पीछे लिखा होता, उसको पढ़ते चलिए सब लोग। विनय शंकर तिवारी, आप नाम अच्छे से जानते होंगे और मनीष भी जानते होंगे। ये हाथा वाले तिवारी जी के लड़के हैं और चिल्लू पार्स विधायक हैं, बसपा छोड़ के सपा में आए। ठीक, पूर्वांचल में ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा इनके पिताजी है रहे हरिशंकर तिवारी। ठीक, पुराने आदमी। उनका एक बयान सुबह में सुन रहा था, लोग किस किस से निपटिएगा। अग्निहोत्री जी, ये जो भी बात बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, इन बातों से उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को अब कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहती है, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था देखना चाहती है जिस राजनीतिक व्यवस्था में गांव से लेकर के कस्बा तक और कस्बा से लेकर के शहर तक सारे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, रोजगार के रास्ते पर चल करके वो रोजगार हासिल करें, पढ़ना लिखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और गांव से लेकर के शहर तक और शहर से लेकर के मनीष बाबू, मनीष दो एक मिनट मुफ्ती साहब, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता है दाल रोटी सब्जी चावल कढ़ी दही बड़ा बनाने जैसा।
इसमें लगेंगे 10 घंटा। मैगी ले आओ, गर्म पानी में डालो, 2 मिनट में हिलाओ, खा लो। ये मसले मैगी होते हैं चुनाव में, तुरंत रिजल्ट देते हैं। आटा पिसाने जाओ, गेहूं धो, फिर सुखाओ, फिर आटा पिसाओ, फिर रोटी बनाओ। इतना टाइम किस नेता के पास है? अम्मा कहां बात कर रहे हो आप भी? साफ दिल से सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने ये कहा होता कि हाँ, हम सब लोग भाई जो हुआ सो हुआ, अब आगे से कम ऐसी व्यवस्था रखेंगे जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी रहे, जहां मत भिन्नता का सम्मान हो, जहां अलग विचार रखने वालों को भी आदर मिले। हम उस पर नहीं पहुंचे। हमने ये कहा कि तेरा चोर मेरे चोर से बड़ा। हम उनके 4 गुंडे गिनाए, दूसरे ने उनके 6 गिनाए, तीसरे ने उनके 8 गिनाए, चौथे ने उनके 12 गिना दिए। बोले चलो जी हमारे बाकी बरी हुए। नहीं, मैं सबके गिना सकता हूं। आप लोग तो एक दूसरे के गिनाओगे, मैं सबके गिना सकता हूं। आदमकद शीशा लगा के सबको खड़ा कर दूंगा। पिछले 40 साल के सारे वक्तव्य सुना सकता हूं। मुझे गूगल की जरूरत नहीं। दुनिया कितनी बदली, अमेरिका कितना बदल गया, आप सबको अंदाज है कि नहीं? एक घटना के बाद वहां भी मानवाधिकार है, वहां भी डेमोक्रेसी है, लेकिन अमेरिका बदला, ब्रिटेन बदला, लेकिन भारत ने अपना मिजाज नहीं बदला। यह भारत की ताकत है। इसलिए मैं कहने आया हूं, यह रास्ता ठीक नहीं। गोली तमंचे से बात नहीं होगी, बोली से ही बात बनेगी। पीछे मत लौटाइए हिंदुस्तान को। कबीलों वाले युग में ले जाएंगे क्या कि गोली से ताकत से कबीले का सरदार तय होगा? सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। आप असहमत हैं, आप अपनी बात कहिए, लेकिन लोकतंत्र का मूल प्राण तत्व यही है। लोकतंत्र का प्राण तत्व मत सुखाइए, उसको निर्जीव मत करिए। और जो सब इधर वालों ने भी उधर वालों ने भी जो स्कूल खोल रखे हैं, ओरिजिनल जहर यहां मिलता है कि साइन बोर्ड लगा रखे हैं, कृपा करके उनको बंद कर दीजिए, तो भारत पे बड़ी कृपा होगी। आप लोगों ने एक चिट्ठी बनाई है, वो हमने देखी, पढ़ी। उसका एक 1 लाइनर ये है कि बीजेपी को किसान विरोधी नीतियों के कारण सजा दीजिए इस चुनाव में। इसका सरल भाषा में अर्थ ये कि आप ये कह रहे हो कि बीजेपी के खिलाफ वोट करो भाई सब लोग। जी। संयुक्त किसान मोर्चा की इस अपील के बाद आपके ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके से संजीव बालियान साहब जो मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने कहा कि भाई ये मसला ही हमारे यहाँ नहीं था उत्तर प्रदेश का, ये तो पंजाब और हरियाणा के किसानों को भावनात्मक समर्थन देने के लिए हम लोग भी चले गए थे, हमारे लोग भी यहाँ से। उत्तर प्रदेश में इस मसले का कोई लेना देना नहीं। तीसरा घटनाक्रम, इन्हीं 72 घंटे के भीतर केंद्रीय कृषि मंत्री ने घोषित किया कि हम एमएसपी पर कमेटी बनाने जा रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग से राय मांगी। चुनाव आयोग ने कहा अभी चुनाव के बीच में मत करो, चुनाव बाद बनाना। तो सरकार ने ऐलान किया राज्यसभा में कि उत्तर प्रदेश के चुनाव निपटने के बाद हम एमएसपी पर जो कमेटी का वादा किया था वो कमेटी बना देंगे। इन तीनों घटनाक्रमों के बीच में आलोक जी, आप क्या देख रहे हैं चुनावी परिदृश्य, और उसमें किसान को कहां खड़ा देख रहे हैं? आलोक वर्मा जी। बिल्कुल अमिताभ जी, मैं आपको बताऊं कि इस देश का किसान किसी प्रदेश में नहीं बंटता है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले, हम प्रदेश में नहीं बटे हैं, हम किसान बिरादरी में बटे हैं। और हमारा किसान बिरादरी चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे राजस्थान का हो, कहीं का भी हो, किसान किसान होता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमने ये कहा है कि किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। हमने हटाने की बात नहीं कही, अमिताभ जी इसको समझिए, सजा दें। सजा क्या है? हम आपको सजा देंगे, आपको 5 साल बाहर रखेंगे, 5 साल बाहर रखेंगे। आपने कहा था कि गन्ने का 14 दिन में भुगतान करेंगे। अमिताभ जी एकदम सही बात बता रहा हूं जी। और इसमें कोई मैं नहीं चाहता कि कोई ये कहे मैंने कर दिया सर। 14 दिन में भुगतान की बात हो गई क्या? नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि गन्ने में अगर पेमेंट में लेट होगा तो मैं ब्याज के भुगतान होगा, हो गया क्या जी? कहा यह भी गया था कि आपकी उपज का हम दाना दाना खरीदेंगे। यहां पर तो तिहाई भी नहीं खरीदा जाता, दाने दाने की तो बात छोड़ दीजिए। फिर कहा गया कि एमएसपी थी, है और रहेगी।
एमएसपी पर किसी किसान को हम कहते नहीं मिलता है, ना पहले मिलता था ना मिलता है, और अगर आपकी नीतियां ऐसी रही तो ना मिलता रहेगा। और चौथी बात यह है कि लखीमपुर में जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। इस लोकतंत्र में ऐसी घटना होने के बाद जिसके ऊपर दोष सिद्ध हो जाए और उसके पिता का मंत्री पद पर बना रहना, ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय नहीं है। तो हम लोगों ने ऐसी आहत होने के बाद ये एक विचार विमर्श किया और ये कहा कि बीजेपी को वोट ना दे, बाकी आप किसी को दे दे। हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन अमिताभ जी नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि किसान विरोधी बीजेपी को वोट ना दें। और अभी आपने जो कृषि मंत्री की बात की, तो कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर किसानों ने अपना धरना खत्म कर दिया था। ये बात जो चुनाव के समय में कृषि मंत्री जी के जहन में आई, उसके पहले भी तो आई जा सकती थी। कमेटी बना देते, कमेटी बनाने में कौन दिक्कत थी? और जब कानून के लिए एकदम से सत्र बुलाया जा सकता है इसको पास करने की, तो कमेटी बनाने में अगर आपकी मंशा अच्छी है तो आप तुरंत 24 घंटे में संसद बुलाइए, कानून पास करा दीजिए, हो सकता है। लेकिन ये चुनावी मसले में जो गोल गोल जलेबी घुमाने की बात है, तो जलेबी अमिताभ जी किसान का बहुत फेवरेट भोजन है, हम लोग दही जलेबी खाते। तो अब गोल गोल बातों में नहीं आएंगे, करके दिखाना होगा। मेरी आपसे इसके पहले भी डिबेट हुई थी और मैंने उसमें कहा था कि आप करके दिखाओगे तो सत्ता में रहोगे, नहीं तो सत्ता से जाना पड़ेगा। ठीक बात, ठीक। ये गोल गोल चीजें। और अमिताभ जी एक चीज और, इन्होंने ये भी कहा था कि सबसे सस्ती बिजली हम उपलब्ध कराएंगे। आज की डेट में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। तो अगर किसान की लागत बढ़ रही है तो उसका कैसे प्रॉफिट बढ़ेगा? और 2022 में मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आपके चैनल पे सारे बीजेपी के नेताओं से ये जवाब लूंगा कि 2022 में जब आमदनी दोगुनी करने का वादा था, तो भाई साहब मुझे वो फार्मूला बता दीजिए 2022 में आप कैसे आमदनी दोगुनी करेंगे। ठीक ठीक, 22 तो आ गया। ठीक है भाई। आलोक वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी वाले, वर्मा जी आपने सुना किसान यूनियन को, मैं उसको समराइज कर दूं। वो कह रहे सबसे महंगी बिजली आप दे रहे हो सस्ती बिजली के नाम पर, एक। दूसरा वो कह रहे एमएसपी पर कमेटी बनानी थी तो पहले ही बना देते, ये चुनाव का इंतजार क्यों किया कि फंस जाए, गोल गोल जलेबी बना दी। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि ये 14 दिन में गन्ने का भुगतान केवल शब्दों में रहा, लेटर इन स्पिरिट में जमीन पर नहीं उतरा। चौथी बात भारतीय किसान यूनियन कह रही है कि ये कहा गया था कि अगर भुगतान में देरी होगी गन्ने के भुगतान में तो उस देरी का ब्याज, उतने हिस्से का ब्याज भी देंगे। बोले ब्याज छोड़ो, मूल नहीं मिल रहा। इसलिए और पांचवी बात वो कह रहे कि लखीमपुर में जो कांड हुआ, थार चढ़ाई कांड, उसमें टेनी के लड़के के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो जाने के बाद भी टेनी को मंत्रिमंडल में क्यों बनाए रखा गया, इसलिए भाजपा के खिलाफ हैं हम लोग। आम आदमी पार्टी ने एक नया मॉडल देश के सामने रख दिया, हाउ टू विन इलेक्शन ओनली इन 60 days, हाउ टू फॉर्म ए पार्टी एंड हाउ टू विन ए इलेक्शन। 2 महीने में झमाझम। कौन मेगावाट बना रहा है? आलोक वर्मा के पास मेरी आवाज जा रही है? किसान यूनियन जी ठीक। मैं एक जो बात विकास जी कह रहे हैं कि केवल जो कुछ किसान का भला हुआ वो 89 तक हुआ, जब तक नरेंद्र तिवारी रहे कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री। मैं उस बात से सहमत नहीं। तुलनात्मक रूप से कुछ अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन मैं एक सवाल उठाता हूं, आंध्र प्रदेश में भी खेती होती है, तमिलनाडु में भी होती है, कर्नाटका में भी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है। ऐसी दरिद्रता, ऐसा कष्ट, ऐसा संकट, पांव में फटी मतलब शरीर पर फटी धोती, टूटी चप्पल, वो दृश्य मैंने उन राज्यों में नहीं देखा। आजादी तो एक ही साथ आई भारत में, ऐसा तो है नहीं वहां पहले आ गई। वहां 1857 में आजादी आ गई, विकास शुरू हो गया, उत्तर प्रदेश में 47 में आई। आलोक वर्मा जी, अगर विकास ऐसे हुआ होता तो हमको भी तो दिखना चाहिए था। मेरे तो चश्मा अभी लगा, उस वक्त शुरू से तो लगा नहीं कि भाई चश्मा के कारण विकास नहीं देख पाए। देखिए अमिताभ जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे हिसाब से ज्यादा बहस करने से इसमें कोई फायदा नहीं।
ये आपकी डिबेट, अगर ये जो सत्ता पक्ष है या जो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर ये देख लें तो मेरे हिसाब से 80% मसले खत्म हो जाएंगे किसानों की। आपने एक बात कही थी एक डिबेट में कि जो एमएसपी है ये केंद्र का विषय नहीं है, इसको राज्य सरकारें तय कर सकती। छत्तीसगढ़ में एमएसपी से ज्यादा खरीदारी हुई, किसने रोका? किसी ने नहीं रोका। आपने भी कहा था कि टमाटर आप 200 रुपए किलो खरीदो, कौन रोकने जा रहा है? कोई नहीं रोक सकता। तो बात सही है ना? तो अगर आपकी मंशा है कि हमारे प्रदेश का किसान खुशहाल रहे, उसका हम दाना दाना खरीदेंगे, तो अमिताभ जी इस मंशा से अगर आपकी मंशा है तो इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर योगी जी यहाँ पर 5,000 रुपए कुंटल गेहूं खरीदने लगे तो क्या मोदी सरकार उनसे पूछेगी कि आप 5,000 रुपए कुंटल क्यों खरीद रहे हो? नहीं पूछेगी ना। और दूसरी बात है कि 2017 में जब ये सरकार बनी थी तो इन्होंने किसान कल्याण बोर्ड बनाया था, ध्यान होगा आपको। जी हाँ। उस किसान कल्याण बोर्ड की क्या रिपोर्ट है आज तक कभी किसी के सामने आई? उस किसान कल्याण बोर्ड की कितनी बैठकें हुई, उसमें किसानों की क्या समस्याएं हुई? नहीं आए ना। अब ये एक्सपर्ट की बात अगर करते हैं तो एक्सपर्ट तो किसान कल्याण बोर्ड में भी थी, उसमें कृषि मंत्री थे। ये वही कृषि मंत्री इनके जिन्होंने अपने नाम पे, अपने बेटे के नाम पे देवरिया में ट्रैक्टर पे, कल्टीवेटर पे, मशीन पे सबसे ज्यादा सब्सिडी ले ली। सबसे ज्यादा लिस्ट है, रिकॉर्ड में आरटीआई है मेरे पास, मैं दिखा दूंगा। सबसे ज्यादा सूर्य प्रताप शाही जी ने सबसे ज्यादा सब्सिडी ले ली, सबसे गरीब बनकर के। जो बात विकास भाई ने कही कि हमने और अपने राज्यों में किसान के लिए जो हम देश में चाहते हैं वो लागू कर दिया, आप इसको जस्टिफाई, समर्थन का इसको सत्यापित कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बस इतना बताइए। देखिए, मैं इनके इसको नहीं समर्थन करता हूं, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, उनकी गलत नीतियों के कारण सरकारों ने ये तो कहा कि हम माफ कर देंगे, लेकिन कभी इस पर विचार किया कि किसान सरकार, सुन लीजिए, उसमें से कौन सी गलत नीति अपना रहे हैं? अभी तक ये तो कांग्रेस देखिए, गलत नीति आपकी भी थी, गलत नीति आपकी भी थी, सुन लीजिए, गलत नीति आपकी भी थी। किसान कर्जदार हुआ क्यों? किसान कर्जदार हुआ क्यों? कभी इस पे सोचा किसान कर्जदार हुआ क्यों? उसको उसकी फसल का दाम दे दीजिए। आप 1967 से आपको रुकना होगा, समय कम है मेरे पास, मैं बीजेपी के पास चलूंगा। आलोक जी, विकास श्रीवास्तव ने भी जो बातें कही कि कुछ बाबुओं ने क्या क्या लिख के दे दिया और उसको आपने चीफ मिनिस्टर से पढ़वा दिया, कुछ विसंगतियां उन्होंने ध्यान दिलाई। और ये एनसीआरबी वाला अगर ये प्रामाणिक है जो जेवा कह रही हैं, तब तो ये बहुत ही विचित्र स्थिति है। आप लोग दिन भर किस लड़ाई में व्यस्त रहते हो, ये सब चीजों पर निगाह नहीं रखते हो। आलोक वर्मा जी। अमिताभ भाई, विकास भाई ने क्या कहा, उनकी अपनी समझ है। अगर उनको लगता है कि मुख्यमंत्री भरे मंच पर मीडिया के सामने ऐसे ही कुछ भी पढ़ देते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ भी। अब इसके बाद सरकार में 25 रुपए। एक मिनट भैया, विकास भाई आपकी बात आ गया, उनकी सुन ले। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे भाई रुको विकास श्रीवास्तव, रुको, अब केवल उनकी बात आ जाए, ठीक है? अब बाकी क्या बात रखिए, अब केवल बीजेपी को रिस्पॉन्ड करना समय योगी सरकार में 80 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिल रही है, ठीक है? इस चीज में हम कहां से बोल रहे हैं? तो मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने स्टेटमेंट में दे रहे थे कि पहले 25 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलती थी किसानों को, आज हमने 80 रुपए। पढ़ेंगे तो सुनेंगे क्या? अरे पढ़ चुके हो तो मैंने सुन लिया, अब उसका जवाब बताओ भैया, बताओ आलोक जी। आप झूठ बोलते हैं, इसलिए आपको पढ़ना नहीं है। अरे आंकड़े लेके बैठते हैं, आपके लिए झूठ का दस्तावेज जितना आपने बनाया उसकी परिशीलन पूरी रिपोर्ट निकाल के बैठी है कांग्रेस पार्टी। अरे विकास श्रीवास्तव जी, जरा पढ़ लिख के आया कीजिए, छोड़िए आपकी बातें, अरे सुन लीजिए। एक चौपाल पे आपकी कलई खोल चुके हैं, और 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी साफ है। नहीं, 10 मार्च का परीक्षा भी नहीं करो, नहीं तो फिर 9 मार्च तक क्या करें? टीवी बंद कर दे, 9 मार्च तक टीवी बंद कर दे। अगर 10 का भी आज ही फैसला कर दोगा, माँ यार ऐसा ना करो, आप लोग अपनी दुकान चला रहे हो हैं और हमसे कह रहे हो टीवी बंद कर दो, हमने 10 मार्च का रिजल्ट सुना दिया। ये सरकारी जो आंकड़े वाली मशीनें होती है बड़ी विचित्र होती है, ठीक है ना? ये ऐसा कंप्यूटराइज हो गया है मामला, कुछ का कुछ टाइप करते। अब आप बताओ, हम लोग उत्तर प्रदेश के 75 जिले के हर शहर, गांव, कस्बा, खेत, तहसील, मेड़ तक निगाह रखते हैं क्या? अब कितने मान लो, उदाहरण के तौर पर आपने कहा कि 17 में 9000 या 8000 दंगे हुए, 8000 दंगे, बाप रे बाप, आजादी के समय नहीं हुए, आजादी के समय नहीं हुए 8000 नहीं। हम एनसीआरबी को नहीं कह रहे, बाबुओं से काम ऐसा ही होता है, कंप्यूटर में यही समस्या है। बोले भाई लाल रंग जहां जहां दिखे वहां कंप्यूटर में फीड कर दो, तो पता लगा वो कर दिया। उदाहरण दे रहा हूं,
8,000 दंगों का मतलब होता पूरा प्रदेश लहूलुहान पड़ा होता, कोई माई का लाल फिर व्यवस्था बना नहीं सकता था। नहीं, अब ये कागज है भैया, कागज भी ठीक है, अब उसको मैं क्या कहूं। ये तो इनको सोचना चाहिए, आलोक वर्मा को। इनकी सरकार है जो एनसीआरबी चला रही है, एनसीआरबी के मुखिया तो इन्हीं की सरकार के लोग हैं दिल्ली में। इनको सोचना चाहिए क्या करा रहे हो महाराज, दुनिया भर में मजाक का पात्र बनवा रहे हो। 8 दंगे लिखती बात समझ में आता, तब भी जो भाई अश्विन की बात ठीक हो जाती, लेकिन आप लोग इस बात को चिंतन नहीं करते। ये बात आप किसी से पूछ लो, इन्हीं के सरकारी आंकड़े हैं। हाँ, इसीलिए तो मैं इनसे कह रहा हूं भैया, आलोक वर्मा बीजेपी कहां चक्कर पड़े हो आप। सबसे पहले तो एनसीआरबी वाले कान खींचो। स्वामीनाथन पर एक बात मैं कहूं, राजनीतिक दल तो अपनी अपनी पीठ थपथपाते हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की ना मंशा कांग्रेस की थी ना इस सरकार की थी, और जो लागू हुआ वो स्वामीनाथन रिपोर्ट की मंशा का मूल स्वरूप नहीं जो लागू हुई। ठीक, जो मूल स्वरूप था जिससे किसानों का जीवन बदल जाता, जो सिफारिश थी, उस सिफारिश को हम लागू नहीं कर पाएंगे, इस बात का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा है। इसलिए प्रवक्ताओं को बहस नहीं करनी चाहिए। जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दी आई तो उससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में जो फॉर्मूला सुझाया था जिससे किसानों की आय वास्तव में बढ़ जाती, वो ना मनमोहन सिंह लागू करिए ना ये लागू किए। ठीक, बात खत्म हो गई। फिर जो लागू हुआ उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। मैं एक और अब बता दूं बुनियादी बात, मैं बहुत कृषि का विद्वान नहीं लेकिन थोड़ी बहुत समझ रखता हूं। किसान की जमीन, ये बात आम आदमी की समझ में आ जाएगी, नेताओं को तो नहीं, क्योंकि नेता तो वही बोलना चाहता है जो उसको लाभ दे, बाकी चीजें ओमिट कर जाता है। किसान की जमीन भी उसमें शामिल होनी चाहिए, स्वामीनाथन ने कहा। अगर मेरे पास 1 बीघा जमीन इन्वॉल्व हुई उसमें गेहूं में, तो केवल यूरिया का और बीज का ही दाम जोड़ के मेरी फसल का मूल्य नहीं निकालिए। उन्होंने कहा यह भी जोड़िए कि अगर ये 1 बीघा जमीन किसानी में इस्तेमाल नहीं हो रही होती तो किसी काम में इस्तेमाल हो रही होती, उसका भी तो कोई मूल्य आ रहा होता, वो भी इसमें जोड़िए। पूरे परिवार का श्रम इन्वॉल्व है, वो भी इसमें जोड़िए। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, एफिडेविट दी आई, बोले ना बाबा ना, ना बाबा ना, ये नहीं करना। क्या कोर्ट ने कहा फिर क्या करना है? बोले इसके नीचे वाला कर देंगे, दूसरे पायदान वाला। नमस्ते, ये सच्ची बात है, इसमें बहस मत करो, ज्यादा झगड़े में मत पड़ो। ठीक, चुनाव की तैयारी करो, प्रचार की, ये सब झगड़ों में मत पड़ो ज्यादा। मैं इसीलिए मैं कहता हूं अगर किसान का भला किया होता तो किसान की स्थिति ऐसी कैसे? आप सब लोग उसी की मांग में, अपनी मांग में उसी की सिंदूर लिए घूम रहे और किसान मरा जा रहा। ये मूर्ख है क्या? ये अपने पेट को खुद घायल करके चिल्ला रहे हैं कि हमको दर्द हो रहा है? नहीं ना, ये बात किसके गले उतरेगी? सरकार किसी की हो, ऐसी कोई अकर्मण्य सरकार हो सकती है क्या जो 8,000 दंगे होने दे? संभव नहीं, संभव नहीं। कोई सरकार हो, और उत्तर प्रदेश बिना सरकार के हो तो भी 8,000 दंगे संभव नहीं। और बताओ इससे बड़ी बात क्या कहूं? राष्ट्रपति शासन में भी नहीं हुए इतने दंगे कभी। हमने तो उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर 1992 भी देखा, उससे ज्यादा चार्ज माहौल कभी होगा क्या? 30-35 साल से हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। ऐसा मत कहिए, उत्तर प्रदेश का चेहरा खराब होता है, उसका मान घटता है। पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, नेता जन्मते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये प्रदेश तो रहेगा, हम यहीं रहेंगे। ये बहुत महान प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है, इसका माथा ऊंचा रहना चाहिए। अपनी मां का माथा नीचा कोई नहीं करता। इसलिए यह जरूर ध्यान रखें, आपस में कटाक्ष करिए, सरकार पर निशाना साधिए, वो आपका संवैधानिक अधिकार है। सरकार उसका उत्तर देगी, वो आप पर निशाना साधेगी कि आपने पुराने समय में ये गड़बड़ की, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन भारत माता सबकी है, उसका माथा ऊंचा रहे,
उसका मस्तक दैदीप्यमान रहे, ये जिम्मेदारी सबकी है।